तो हमने पहले एक्सरसाइज खत्म की थी लास्ट क्लास में, उसके डाउट्स डिस्कस नहीं हुए थे। डाउट्स पूछो। सर 12 8 से पहले किसी का डाउट? 8 से पहले नहीं। ओके, क्या था? आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फंक्शन? If so, examine whether the mapping is injective or surjective. तो आई होप सबको फंक्शन की डेफिनेशन याद होगी। एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलते हैं? जब सेट ए के एलिमेंट का यूनिक इमेज हो सेट बी में। ओके, थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना होता है। रिलेशन इज सेड टू बी द फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। दो बातें क्या हो गई? पहली कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। रिलेशन में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स की इमेज ना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फंक्शन में सबकी इमेज होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी एज पर दिस ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट एक रिलेशन डिफाइन है विच कंटेन्स ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज अ पर्सन एंड वाई इज द मदर ऑफ एक्स। तो बेसिकली एक्स कॉमा वाई एक रिलेशन है जिसमें कह रहा है कि वाई इज मदर ऑफ एक्स। अभी दो लोगों की सेम मदर हो सकती है क्या? नो सर, मतलब सिबलिंग्स होंगे तो होंगे हाँ, सर। हो सकते हैं ना। यस सर। तो कई इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन ये नहीं कहती है कि सबके डिफरेंट आउटपुट होने चाहिए, एक होना चाहिए। तो हर एक पर्सन की एक ही मदर होती है ना? यस सर। यस सर। और सबकी मदर होती है, समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कोई बिना मदर के आ गया। दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शन, क्योंकि हर एक पर्सन की कोई ना कोई मदर होगी। इसका मतलब हर एक पर्सन, हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट है, हर एक एलिमेंट की इमेज है, और हर एक पर्सन की एक ही मदर होगी, तो सबकी एक ही इमेज है। सो दे सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इसलिए रिलेशन एक फंक्शन होगा। सबको बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। सारे sir. एलिमेंट्स की इमेज होगी और एक ही इमेज होगी, इसलिए फंक्शन होगा। अब इसमें टाइप ऑफ फंक्शन भी पूछा है कि बताओ ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव याद है? इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो वन वन भी हो और वन वन नहीं, वो तो बाइजेक्टिव होता है। इंजेक्टिव इज ओनली वन वन। तो क्या एक वन वन फंक्शन है? वो तुमने अभी एग्जांपल देखा था कि नहीं भाई, सिबलिंग्स होंगे तो सेम मदर हो जाएगी। ठीक है, तो कई एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, which is not in the case of one one function or injective function. So this is not an injective function. ठीक है, यस सर। समझ में आ गया ना? ठीक है, दूसरा है एक रिलेशन गिवन है a कॉमा b की a इज अ पर्सन, b इज एंसेस्टर ऑफ a। तो ऐसे वर्ड यूज कर लिया ना, b इज एंसेस्टर ऑफ a। तो एक पर्सन के कई एंसेस्टर हो सकते हैं। यस सर। तो क्या एक इनपुट के कई आउटपुट हो गए? यस सर। Which is not in the definition of function. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक एलिमेंट की कई इमेज हो गई, एक पर्सन के बहुत सारे एंसेस्टर हो गए, hence this is not a function. ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट सर 12th 12 सर 11th सेकंड पार्ट। ओके, 11 से पहले तो नहीं किसी का? 11th कह रहा है कि एक फंक्शन है r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू cos x। ये फंक्शन सबके लिए बहुत वेल नोन है, cos x का ग्राफ वगैरह भी पता ही है सबको। शो दैट फंक्शन इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। नॉर प्रूफ करना है, डिसप्रूव करना है, एग्जांपल चल जाएगा। तो ये वन वन नहीं, क्योंकि बहुत सारे इनपुट के लिए सेम आउटपुट है। cos 0 इज सेम एज cos 2 पाई। Basically f of 0 is equal to f of 2 pi. So this is not a one one function. One one function में क्या होता है कि हर एक इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। फॉर डिफरेंट इनपुट वी शुड हैव डिफरेंट आउटपुट्स। ठीक है,
तो अगर दो वैल्यूज पे सेम आउटपुट आ गया दैट टेल्स अस कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और ऑन टू भी प्रूव हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होगी तो ऑन टू है, नहीं है तो नहीं हुआ, ऑन टू नहीं है। इसकी कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होती है कॉस की यशिका? -1 से 1। -1 से 1। तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? नो सर। नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि इसमें क्या डाउट है, एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं। कहाँ गया? ओके। कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है एक्स टू वाई में। तो 1 4 1 5 2 4 3 5 इज दैट अ फंक्शन? नो सर, क्यों? क्योंकि सर 1 की 2 इमेजेस। 1 की 2 इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए फंक्शन के केस में, तो ये फंक्शन नहीं है। सेकंड पार्ट यस सर। है फंक्शन। Yes, sir. दो बातों का ध्यान रखना, सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी है 1 2 और 3 तीनों की इमेज है, तीनों की एक ही इमेज है। डिफरेंट नहीं बोला जा रहा है, एक बोला जा रहा है, तो सबकी सेम है, उसके उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही इमेज है, दैट्स द डेफिनेशन। थर्ड पार्ट यस सर। Yes, sir. ये भी है, तीनों की इमेज है और तीनों की एक ही इमेज है। फोर्थ पार्ट नो No, सर। sir. नहीं है, क्योंकि 3 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है यहाँ पर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट Yes, sir. सर 14। Sir, 13. 13 कह रहा है कि f एक फंक्शन है a टू b और g एक फंक्शन है b टू a, सेटिस्फाइज g ऑफ f इज इक्वल टू i। ये वैसे हट गया सिलेबस से, इनवर्स फंक्शन में बेस्ड हो गया। तो अगर ये यही तो डेफिनेशन होती है इनवर्स फंक्शन की कि g इज सेट टू द इनवर्स ऑफ f इफ g ऑफ f इज इक्वल टू i, आइडेंटिटी फंक्शन। तो दिस इज द, ये जो डेफिनेशन गिवन है ये बता रही कि f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू On to. भी हो, तभी तो वो इन्वर्टेबल होता है। यस सर। याद आ Yes, गया? sir. ठीक है, खैर इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। 14 भी डाउट है अपना? यस सर। 14 कह रहा है कि रेंज बताओ 1 अपॉन 2 माइनस कॉज एक्स। ये तो यार बिल्कुल आ जाना चाहिए था, कैसे बातें कर रहे हो। कॉज एक्स की रेंज सबको पता है? -1 to 1. पता है ना, तो बाकी तो सब कांस्टेंट लिखा हुआ ना, बाकी में क्या दिक्कत है। -1 to 1 है तो बस पुट करके देख लो। नीचे मिनिमम वैल्यू कॉज एक्स -1 लेगा, तो जब -1 लेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगा। यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू कॉज 1 लेगा, जब 1 डालोगे तो 1/1 बचेगा, खत्म। यही रेंज आ गई इसकी, 1/3 से 1। यस सर। ऑर्डर में चल रहा है, कॉज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, ओवरऑल वैल्यू में जो भी एक पैटर्न में ही चेंज होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। और कोई डाउट? No, sir. ओके, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना 16 से करना शुरू करें, लॉन्ग आंसर 16 से 27 कर लो। इसमें से काफी कुछ तो सिलेबस में होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, बाइनरी ऑपरेशन है नहीं, तो कंपोजिशन भी नहीं है। ठीक है, जितना सिलेबस में उतना कर लो, आई थिंक कम ही क्वेश्चन होंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं वो सामने आ जाए। इन लोग ही पढ़ना है आज। मैथ नहीं पढ़ रही क्या आज? Sir, 1 minute. श्रेया तुम नहीं पढ़ने? नो सर, वो मैंने कल रिवाइज कर लिया था। चलो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशन। नाउ इन कंटिन्यूएशन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमने अभी रिवाइज की है। देखो रिलेशन क्या था, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कि कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट कर दो दैट विल फॉर्म अ रिलेशन। तुम्हारा जो मन हो इन दोनों सेट में जो भी कहीं भी एरो लगा दो
that will form a function. कितने भी एरो लगा दो, कितने ज्यादा कितने कम, कहीं से कुछ भी कर दो, it will always form a relation. इसमें कोई restriction नहीं होता है, but function के लिए ये restriction है. A relation is said to be function if each element of set A has only one image in set B. तो इस क्या ये एक फंक्शन है? नहीं है अभी, ओके. सी की कोई इमेज नहीं है. ये एक फंक्शन है कि तीनों एलिमेंट की इमेज है, तीनों की एक ही इमेज है. क्या ये एक फंक्शन है? फिर से नहीं है, क्योंकि अभी सी की दो इमेज हो गई. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? यस सर. नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो सबसे पहला जो फंक्शन हमें पढ़ना है दैट इज वन फंक्शन. तुम लोगों को बैकग्राउंड नॉइस डिस्टर्बिंग तो नहीं आ रहा है? कुछ क्या आ रहा है बता दो. सर आ रहा है सर हल्का हल्का आ रहा है. हाँ, वन फंक्शन क्या होगा? वन फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस, या फिर नो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विल हैव सेम इमेज. ये ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे वन फंक्शन. तो जैसा भी रेड डायग्राम बना हुआ उसमें जो एग्जांपल बना हुआ है, इज दैट वन फंक्शन? तो रेड वाला? हाँ, ये वाला नहीं सर. नहीं सर. नहीं, वन नहीं, क्योंकि देखो बी या फिर मतलब सी को आई डोंट नो, मैंने मान लो 1 से कनेक्ट किया है, तो ए और सी दोनों की सेम इमेज हो गई. तो फंक्शन तो है ये, लेकिन ये वन फंक्शन नहीं है. नाम से क्लियर है, 1 to 1 मैपिंग है. हर एक डिफरेंट एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज है. ठीक है, is this a one function? Yes, sir. Yes sir. Yes, This is a one function क्योंकि सारे एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है. नाउ हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज वन. यहाँ पर हमें एरो डायग्राम नहीं मिलेगा, ना हमें इमेज और प्री इमेज सेट के फॉर्म में फंक्शन नहीं मिलेगा. फंक्शन जो लिखा होगा उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, y is equal to function of x, कुछ ऐसा लिखा होगा. So to prove a function is one or not, we follow this approach. हम क्या बोलते हैं कि for fx1 is equal to fx2. देखो हमने दो आउटपुट सेम कर दिए. वन फंक्शन का क्या मतलब है कि दो आउटपुट कभी सेम नहीं होते हैं. हर एक एलिमेंट का डिफरेंट आउटपुट है, दो आउटपुट तो सेम हो नहीं सकते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर fx1 is equal to fx2. अगर दो आउटपुट सेम है, दिस इंप्लाइज कि उनके इनपुट भी सेम होंगे. सिर्फ इसी केस में अगर दो आउटपुट सेम आ रहे हैं तो वन फंक्शन है. अगर ये नहीं आता है इसका मतलब ये वन फंक्शन नहीं है. समझ गए कि अगर आउटपुट सेम आ रहे हैं दिस मींस कि इनपुट भी सेम ही होंगे. तो फॉर fx1 is equal to fx2 हम प्रूव कर देंगे कि x1 is equal to x2, कि दो आउटपुट सेम होंगे तो उनके इनपुट भी सेम ही होंगे. अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो वन फंक्शन है. नहीं कर पाए तो वन फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, एग्जाम्पल दें. सबसे पहले बहुत सिंपल सा एग्जांपल, मान लो कोई फंक्शन है लीनियर फंक्शन, इट इज ऑलवेज वन फंक्शन. कोई फंक्शन है 2x + 7, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर fx1 is equal to fx2. अगर मान लेते हैं कि fx1 और fx2 इक्वल है तो हो जाएगा 2x1 + 7 is equal to 2x2 + 7. 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया x1 is equal to x2. दैट मीन्स दिस इज अ वन फंक्शन. सिंपल है. और क्वेश्चन कैसा आएगा? ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लीनियर ऑफ कोर्स नहीं देगा. जो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है दैट इज लीनियर अपॉन लीनियर. वो भी हमेशा वन फंक्शन होता है, याद करके रखो दिमाग में पहले से ही. लीनियर अपॉन लीनियर भी हमेशा वन फंक्शन ही आएगा. x + 1 अपॉन 2x - 3. मान लो ये फंक्शन आ गया, क्या कि बताओ ये वन है कि नहीं है? आंसर पहले से पता है कि हमेशा होगा. लीनियर अपॉन लीनियर इज ऑलवेज वन फंक्शन. लेकिन प्रूफ करने के लिए स्टेप कैसे लिख देंगे? फॉर fx1 is equal to fx2. देखो अगर fx1 और fx2 इक्वल है तो क्या आ गया? x1 + 1 अपॉन 2x1 - 3 is equal to x2 + 1
अपॉन 2x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 3x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 और माइनस 3। 2x1 x2 2x1 x2 बोथ साइड से कैंसिल हो गया, माइनस 3 और माइनस 3 बोथ साइड से कैंसिल हो गया। x1 एक साइड लेके जा रहे हैं और x2 एक साइड लेके जा रहे हैं, तो ये जाके यहाँ प्लस 3 हो जाएगा। 2x1 प्लस 3x1 हो गया 5x1 और ये x2 यहाँ लेके आ गया, 2x2 प्लस 3x2 हो गया 5x2। 5 5 कैंसिल, क्या आ गया कि फॉर fx1 इज इक्वल टू fx2 वी गॉट x1 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। वर्किंग मेथड एक चीज है, समझना दूसरी चीज है। क्या सबको बात समझ आ गई? क्या मतलब है इस बात का कि fx1 इज इक्वल टू fx2 का मतलब है x1 इज इक्वल टू x2? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, क्योंकि बात Yes, समझ sir. में आएगी तभी करने में आसानी होगी। नहीं मेथड रट के भी किया जा सकता है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। मेथड में क्या है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 रखो, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नहीं आया तो नहीं भी होगा, ये भी जानना। लिख लो, लिख लिया ना? Yes, sir. लिख लिया। चलो अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है क्या? क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा? बोलो। हाँ सर, हो सकता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन इन जनरल 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक कैसा होता है? क्लास 9 से पढ़ ले हुए ठीक है, यार तुम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं आता तुम लोगों को कैसा होता है? 9 10 11 कैसे निकाल दिया तुम लोगों ने? सर ऐसे ऊपर से पैराबोला टाइप का होता है। पैराबोला ही होता है, टाइप क्या है याद नहीं? क्वाड्रेटिक फंक्शन का पैराबोला ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। नौ पैराबोला में क्या पता चलता है हमें कि यार देखो दो इनपुट पे सेम आउटपुट है, ये और ये दो सेम आउटपुट आ रहे हैं डिफरेंट इनपुट पे, देख रहे हो? These two are same output, different input पे। These two are same output, ये और ये सेम ही तो है, y की वैल्यू तो सेम ही आ रही है डिफरेंट एक्स पे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, कोई कह देगा यार यहाँ से बात हो रही है, मान लो ये x इक्वल टू 3 था, तो कह रहा है यार 3 से जब x 3 से बड़ा है उस केस में क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है? If x is फिर तो greater एक than ही 3 गति होगी सर। यस सर, होगा। तो बिल्कुल होगा, फिर तो बढ़ता ही जा रहा है, हर एक डिफरेंट इनपुट के लिए एक डिफरेंट आउटपुट है। 3 से बात की सिर्फ बात हो रही है, समझ गया? यस सर। मैं कार्य बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा इसी को अगर मैथमेटिकली देखा जाए, मान लो कोई कह दे कि यार क्वाड्रेटिक है कोई, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 8, कह रहे हैं कि आप बताओ ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है? गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 3, इसका वर्टेक्स ये जो पॉइंट है ये 3 आएगा। अगर तुम इसको चलो तुम कुछ भी ना करो, तो चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? वही चेक करेंगे फॉर fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 8 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 6x1 सॉरी माइनस 6x2 प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आ गया यहाँ पर, माइनस 6x1 और प्लस 6x2 आ जाएगा। माइनस 6 में कॉमन ले रहा हूं तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं? पहले टर्म में x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 ले सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं डायरेक्टली कॉमन ले रहा हूँ, x1 माइनस x2 कॉमन है दोनों में, तो बचा यहाँ पर x1 प्लस x2 माइनस 6, यही हुआ फैक्टराइज होके।
यस सर। ठीक है। अभी देखो अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो क्या इसके सोल्यूशन आते कि x1 इज इक्वल टू x2, ये हमें चाहिए था, लेकिन एक और सोल्यूशन भी आ जाता कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। दो सोल्यूशन आ गए कि fx1 इज इक्वल टू x2 सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू नहीं है, इसके लिए भी ट्रू है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन की अगर बात कर रहे हैं। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शन के साथ देखो क्या हुआ, जब कह रहे हैं कि x 3 से बड़ा है, अगर x हमेशा 3 से बड़ा है तो x1 प्लस x2 क्या हमेशा 6 से बड़ा होगा? 2x की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होगी ना, सारे x 3 से बड़े हैं, ये ऑलरेडी बता दिया गया है। एग्रीड? यस तो ये हमेशा 6 से बड़ा, अगर x1 प्लस x2 6 से बड़ा है तो क्या ये कभी 0 हो सकता है? नहीं सर, 0 नहीं। ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने की बात है जैसे 2x इज इक्वल टू 0 है तो हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, 0 से 2 कैंसिल हो गया, 0.2 आ गया जो कि 0 हो गया। लेकिन जब बात होती है एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो हम y से 0 कैंसिल नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं कि दो सोल्यूशन आएंगे, या तो x इज इक्वल टू 0 या फिर y y इज इज इक्वल इक्वल टू 0, टू दोनों 0। चलेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ वेरिएबल होते, अगर सिर्फ ये लिखा होता x1 माइनस x2, और मान लो ऐसा लिखा हुआ है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इसके दो आंसर है, एक x1 इज इक्वल टू x2 और एक x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अगर ये कह दिया जाए कि नहीं x हमेशा पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे यार अगर x हमेशा पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दिस कैन नेवर बी 0, तो यहाँ से एक सोल्यूशन नहीं आएगा उस कंडीशन में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अगर हमारे पिछले क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 3, देन वी कैन से कि हाँ भाई अगर x ग्रेटर देन 3 है देन दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ओनली सोल्यूशन क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2, व्हिच इंप्लाइज कि हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्लियर हो गई सबको बात? यस सर। ठीक है। तो आई एक्सप्लेन्ड इट बाय ग्राफ एंड देन बाय अलजेब्रिक मेथड कि कैसे हमें प्रूव करना है कोई फंक्शन 1 1 होगा। इसके लैंग्वेज में कोई खास इशू नहीं है, बहुत आसानी से प्रूव भी हो जाता है, ये तुम लोग आराम से कर लोगे। लिख लिया ना तुमने? सर 1 मिनट सर। आदित्य राय तुम नहीं पढ़ रहे हो क्या? ना कुछ बोलते हो ना रिवीजन चल रहा है, कब तुम्हारा होगा कंप्लीट ये सब? होमवर्क कर रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी कोई। हमने 3 चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं पूरे, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस और कंटिन्यूटी। तुमने एक भी किया उसमें कंप्लीट? ना तुमने टेस्ट दिया उसका मैट्रिक्स का? सर हो गया सर। हो गया। चलो नेक्स्ट थिंग आ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, मतलब क्वेश्चन भी आएगा और लिखने में थोड़ा इशू होता है, इसको सीखो। मैट्रिसेस के लिए तो टेस्ट क्यों नहीं दिया था मैट्रिसेस का? नेक्स्ट थिंग इज टू प्रूव, या पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है याद है? इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर जिसके बहुत सारे वो इमेजेस होते हाँ, वो तो मैनी वन हो गया, वो बात खत्म हो गई, 1 1 और मैनी वन। दूसरी कैटेगरी फंक्शन की है ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन। तो एक फंक्शन को ऑन टू कब बोलते हैं, पहले तो बेसिक लैंग्वेज में समझो फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में आते हैं। एक फंक्शन को ऑन टू तब बोलते हैं जब सेट बी के, देखो अभी तक सारे डेफिनेशन सेट ए पे डिपेंडेंट थे कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट होनी चाहिए। अभी डेफिनेशन उल्टे से शुरू हो रही है, बी से शुरू हो रही है। जब सेट बी के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज सेट ए में हो, सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ए बी सी 1 2 3, इज दिस अ ऑन टू फंक्शन? No, sir. नो। क्यों?
तो 3 की सर प्रीमियस Three बी का का कोई थ्री की प्रीमेज नहीं है। प्रीमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इज दिस ऑन टू फंक्शन? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल है। ऑल्दो ये वन वन फंक्शन नहीं है, बट उसकी बात भी हम नहीं कर रहे थे। तो ऑन टू फंक्शन क्या फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट ए such that fa is equal to b। भाई हर एक बी के लिए कोई ना कोई ए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट ए जिसकी इमेज वो सेट बी का एलिमेंट होनी चाहिए। इसी में सबसे बड़ी चीज लैंग्वेज की होती है कि कैसे इसमें लैंग्वेज लिखनी है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल याद कर लेना, अभी तक जिन्होंने नहीं याद की है, वैसे तो मैं 2 बार ये करा ही चुका हूँ, अच्छे बच्चों को याद ही होगी। जिन्हें नहीं याद है देयर इज अनदर चांस, अच्छे से याद कर लेना। सपोज हमारे पास चलो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये एक फंक्शन है, हमने इसको 1 1 प्रूव किया था, याद है। नाउ इज इट ऑन टू फंक्शन? लेट्स चेक दैट। तो ऑन टू फंक्शन करने के लिए हमें क्या करना है? सर सेट बी का हर एलिमेंट। सर आप म्यूट हो। अच्छा सॉरी, हाँ। तो जब क्वेश्चन गिवन होगा तो वो बताया किस सेट से किस सेट में फंक्शन डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। लैंग्वेज बिल्कुल यही पकड़ के रखनी है। क्या है लैंग्वेज? फॉर एवरी बी बिलोंगिंग टू बी, सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू ए, सेट ए में कोई ना कोई एक एलिमेंट है वेयर ए इज इक्वल टू, ये तुम्हें निकालना होगा। इनफैक्ट मैं एक्स और वाई में लिख देता हूँ, यूजली क्वेश्चन एक्स और वाई में होगा। तो फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट बी देयर एग्जिस्ट ए एक्स बिलोंगिंग टू ए। अब बस उस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हर क्वेश्चन में चेंज होगा। एक्स इज इक्वल टू कुछ आएगा सच दैट fx इज इक्वल टू y। देखो हमने जो डेफिनेशन है वही फॉलो की है, बस लैंग्वेज के फॉर्म में आ गई है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई सेट बी में आने वाला हर एक एलिमेंट जो कि हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई x है सेट ए में, सच दैट fx इज इक्वल टू y, मतलब x की इमेज y है। यही तो हमें ढूंढना था कि यार हर एक y के लिए x मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो बस तुम्हें सिर्फ ये ब्लैंक भरना है, बाकी लैंग्वेज सेम टू सेम कॉपीड रखना, ठीक है। अब ये ब्लैंक कैसे भरा जाएगा? तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देनी है। x को अलग कर देना, बाकी सब कुछ अलग। जैसे यहाँ पर है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू y के टर्म में, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो हो गया 2x इज इक्वल टू y प्लस 3 और x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2। बस यही हमें ब्लैंक में भरना है, x की वैल्यू y के टर्म में। तो फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 3/2, ठीक है। सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब रख के हम दिखा देंगे कि अगर हम f ऑफ y प्लस 3/2 निकालेंगे, देखना हमेशा वो y आएगा। f ऑफ y प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y प्लस 3/2 माइनस 3, 2 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 कैंसिल, देखो इज इक्वल टू y आ गया। ये हमेशा ऐसा ही होगा, जो x की वैल्यू मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सच दैट fx इज इक्वल टू y, तुम यहाँ जो x की वैल्यू निकाली है हमने x इज इक्वल टू ये वाला, ये फिल करोगे, आउटपुट में हमेशा y आएगा। आई थिंक कुछ लोगों को इशू आ सकता है। टेल मी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस थिंग। सर ये एफ एक्स वाला सर एक बार फिर से समझा दो, मतलब सर ये समझ गया कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3/2 आ गया, सर फंक्शन में कैसे पुट करके y निकाला वो? x की जगह y प्लस 3/2 डाल दो, तो फंक्शन तो ये है ना fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमने कहा कि भाई किसी भी y के लिए कोई ना कोई x है, कौन सा x है वो, तो x की वैल्यू होगी y प्लस 3/2। मतलब कोई कह रहा है कि यार सेकंड सेट में कोई एलिमेंट 10 है, तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सेट में 10 के लिए प्री इमेज क्या है, 10 प्लस 3/2 13/2, और चाहो तो 13/2 पुट करके देख लो फंक्शन में, तो आउटपुट 10 आ जाएगा।
हमें ये तो ढूंढना था कि 10 किसी न किसी इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू प्रूव कि जो भी एलिमेंट तुम सेट बी में उठाओ, कोई भी एलिमेंट, उसका वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक यस है, सर। तो अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया? कोई कह रहा है हमने सेट बी से उठाया है 13, बताओ सेट क्या 13 किसी की इमेज होगा? हमने कहा हम निकाल चुके हैं, हाँ बिल्कुल होगा। 13 किसकी इमेज होगा? यहाँ रख के देख लो। तो उसके लिए x क्या आएगा? 13 + 3/2। मतलब इस फंक्शन में 8 डालोगे तो आउटपुट 13 आ जाएगा। तो हमने क्या ढूंढ लिया कि 13 के लिए हमारे पास सेट ए में 8 प्रेजेंट है, 8 की इमेज 13 आ जाएगी। ठीक है, यस सर। अब देखो क्वेश्चन इसमें बहुत दो तरह के क्वेश्चन आने के ही चांस है। जैसे मैंने बताया लीनियर अपॉन लीनियर और एक क्वाड्रेटिक आ सकता है। ये तो बहुत इजी था, लीनियर अपॉन लीनियर कर लेते हैं। जैसे हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था, मान लो y = x + 3 ओवर x - 2। 1 1 तो प्रूफ कर ही लोगे, हमने पहले भी किया हुआ है। अब मान लो इसको ऑन टू प्रूफ करना है, तो वही काम फॉर एवरी, कोई कहता है कि ये फंक्शन R to R में डिफाइन है, तो ठीक है, हम y बिलोंग टू सेकंड सेट लिखते हैं। तो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट, मैंने b लिखवाया था, b का मतलब सेकंड सेट जो भी लिखा हो, यहाँ R लिखा है तो R लिख देंगे। देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू R, यहाँ फर्स्ट सेट भी R है, जहां पर x = क्या है, ये काम हमें करना है। उसको सॉल्व करो, x की वैल्यू y के टर्म में, x को अकेला बाकी सबको अलग साइड, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। xy - 2y = x + 3, x एक साइड बाकी एक साइड, तो xy - x = 2y + 3, x कॉमन लिया, y - 1 = 2y + 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 2y + 3 अपॉन y - 1। बस इतना ही काम था, लैंग्वेज में फिल कर देना है कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x। कौन सा x? x की वैल्यू क्या होगी? तुम कोई भी y पूछोगे तो मैं कहूंगा कि x निकल आएगा 2y + 3 अपॉन y + 1, और इसको हम वेरीफाई भी कर देंगे। कैसे? सच दैट, सर y - 1 है। सच दैट हम पुट करेंगे फंक्शन में ये वैल्यू 2y + 3 अपॉन y - 1, देखना आउटपुट में y ही आएगा। पुट करके देख लो, 2y + 3, ये हमारा फंक्शन x में पुट कर रहे हैं, 2y + 3 अपॉन y - 1 + 3 अपॉन 2y + 3 अपॉन y - 1 - 2। ऐसे हम लोग सॉल्व करो तो आ जाएगा 2y + 3 + 3y 5y + 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2y - 2y कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, y आ जाएगा। बात समझ गया? तो दिस प्रूफ के फंक्शन ऑन टू है। तो मैं बता रहा हूँ दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो इस तरह का जो हमने अभी किया है, एक आएगा क्वाड्रेटिक में आ सकता है क्वेश्चन। अब देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, लेकिन वो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि वो 1 1 भी बन जाएगा और ऑन टू भी बन जाएगा। कैसे? 1 1 मैंने करके दिखाया था कि बोल दिया x > 3 है, जो भी वर्टेक्स है वहां से बात कर ली कि उसके आगे की बात हो रही है, वहां से 1 1 आ गया। किसी फंक्शन के ऑन टू होने के लिए हमने भी जो डेफिनेशन पढ़ी, क्या उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि उसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो? कोडोमेन और रेंज याद है ना? पूरे सेकंड सेट को कोडोमेन बोलते हैं और रेंज बोलते हैं जो भी एलिमेंट आउटपुट में आ रहे हो। तो अगर सारे एलिमेंट आउटपुट में आ जाएंगे तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगी, है ना? Yes, sir. तो जो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन बनाएगा उसमें क्या करेगा, कोडोमेन की जगह रेंज ही लिख देगा। मान लो कोई क्वाड्रेटिक ऐसी है, ठीक है, मान लो ये 3 है और ये वैल्यू 1 है, तो क्या कहेगा कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है कहां से कहां तक, कहेगा x है 3 से लेके इंफिनिटी और y है 1 से लेके इंफिनिटी। देखो उसने क्या किया, x को 3 से इंफिनिटी करके 1 1 बना दिया फंक्शन को, और कोडोमेन सिर्फ यहीं से बना दी जो उसका आउटपुट था। तो 1 से इंफिनिटी तो सारे आ ही रहे हैं आउटपुट में, 1 से इंफिनिटी तो आउटपुट में आ ही रहे हैं ना, इन्हीं को उसने रेंज में इन्हीं को कोडोमेन बना दिया कि फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है। तो इस रेस्ट्रिक्शन के अंदर तो फंक्शन हो जाएगा ये ऑन टू। बात समझ गए? यस सर। विद दिस रेस्ट्रिक्शन ये ऑन टू हो गया क्योंकि यही इसके आउटपुट है और कोडोमेन भी यही सेट की सेकंड सेट को यही बना दिया जो आउटपुट में आ रहा था।
अभी क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, लिख लो पहले ये सब। जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन मिला क्या ऑन टू में? कोई कर रहा है क्वेश्चंस? यस सर। कोई क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन मिला क्या? सर 21st का लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये तो बहुत ही इजी क्वाड्रेटिक है। एनसीईआरटी में है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। जब क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स की वैल्यू y के टर्म्स कैसे निकालेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो फंक्शन बनेगा सारा एक साइड लिख लेना और y को कांस्टेंट मान लेना। मैं लिख के दिखा दूंगा एक। यहाँ तो ये सब नोट कर लिया गया सबने? सर 1 मिनट सर। जिनको अगर कुछ भी ना आ रहा हो वो पूछ लें। ये इजी चीजें हैं, बिल्कुल सेट पैटर्न पे आती हैं। वन वन पूछेगा, सेम एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना है। ऑन टू पूछेगा। ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यूजुअली यही क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और चेक कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। जिनको चैप्टर नहीं आता है वो एनसीईआरटी भी कर लें। अभी रिवाइज हो रहा है, मैं पूरी थ्योरी बोल रहा हूँ, सब कुछ फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन कर लो, तो दैट विल क्लियर द चैप्टर। सर हो गया सर। हो गया। जैसे कभी क्वाड्रेटिक में विद रेस्ट्रिक्शन, उसने मान लो दे दिया कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें हम ऑन टू कैसे निकालेंगे? मेथड तो वही फॉलो करना है, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो और फिर लैंग्वेज लिख देनी है। यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में कैसे निकलेगी? पहले इसको ऐसे लिख लो। अब इस पूरे को कांस्टेंट मान लो, y को कांस्टेंट मान लो। क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस 4y और माइनस 20, कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू ये आ गई। अभी जब ऐसा होगा तो प्लस माइनस में एक रिजेक्ट हो जाएगा। यूजुअली माइनस रिजेक्ट हो जाता है। कैसे रिजेक्ट होगा वो बता रहा हूँ मैं। ये ऐसा हो गया, देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो भी होना हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जो डोमेन होगी, उसमें जो x की वैल्यू होंगी, वो कुछ ऐसे बताएगा कि x की वैल्यू है 4 से इन्फिनिटी। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो 4 माइनस वाला तो हमारे डोमेन में आएगा नहीं, x वैल्यू 4 से कम तो हो नहीं सकती, इसलिए माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 4 प्लस अंडर रूट दिस अपॉन 2। बात समझ गए? हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन आएगा कहेगा कि प्रूफ करो या फाइंड करो बाइजेक्टिव है या नहीं है। जैसे तुम देखोगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो समझ जाना कि वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 प्रूफ करने के लिए एक वो वहां पर रिजेक्ट होगा जो दूसरा वाला फैक्टर आ रहा होगा कि हाँ सिंस x 4 से बढ़ा दिया है तो x1 प्लस दूसरा वाला फैक्टर होगा वो 0 कभी नहीं हो सकता होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और इस तरह से वो 1 1 प्रूव होगा। ऑन टू के लिए हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होती है, बिल्कुल ऐसा ही इस तरह निकालेंगे। दो आंसर आ रहे हैं प्लस और माइनस के साथ, एक रिजेक्ट होगा। कैसे होगा? क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि एक फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, 4 से इन्फिनिटी से लेके कहीं से कहीं तक है। तो x की वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी बोलना है क्वेश्चन में ही। अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो 4 माइनस तो हमारा आंसर हो नहीं सकता x की वैल्यू में, इसीलिए माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? जो लोग क्वेश्चन Yes, कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं? सर 22nd के थर्ड पार्ट पे। इतना स्लो कैसे चल रहा है? यस सर 22। 22 23 करना है, फिर आई थिंक उसके बाद तो करना नहीं है। ठीक है, जल्दी से 23 भी कर लो। आई थिंक हम आज मैच कर सकते हैं क्लास में।
देख लिया? Yes, sir. चलो, इसके आगे का पोर्शन सिलेबस से हट गया है. इसके आगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आता था, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, वो हट गया है. फिर इनवर्स फंक्शन आता था, वो भी हट गया है. एंड देन बाइनरी ऑपरेशन आता था, वो ऑलरेडी हटा हुआ है 2 सालों से. तो बेसिकली इतना ही चैप्टर है हमारा. करना शुरू करो क्वेश्चंस तुम लोग में. क्वेश्चंस करना शुरू करो. वैसे तो हम इनके साथ डिस्कस कर लेंगे या फिर अच्छा एक साथ ही करेंगे. ठीक है, ऐसा करो होमवर्क में ही कर लेना, क्योंकि फिर इन लोगों के नहीं हो पाएंगे जो अभी कर रहे हैं. सैटरडे हमारा टेस्ट है, तो वी हैव इनफ टाइम. क्या एमसीक्यू वगैरह भी कर लोगे बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट डिस्कशन हमारा अब ट्यूसडे ही होगा, Okay. है ना? सफिशिएंट टाइम है ट्यूसडे तक. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा करेंगे, सारे क्वेश्चन इसके अप टू 62 करके आएंगे. ऑफ कोर्स बाइनरी, कॉम्पोजिशन एंड इनवर्स वाला पार्ट छोड़ देंगे. तो आई थिंक क्वेश्चन आधे ही हो जाएंगे. मोस्टली इनवर्स वगैरह काफी आता था. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ठीक है, फिर कंप्लीट कर लेना. अभी तो और कुछ कराने को नहीं है. तो प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट. इस बार बेटर करना, जो लोग पिछली बार पीछे रह गए थे. एंड ठीक है, सी यू सून. Thank you, sir. थैंक Thank यू you. सर. ऑल हैव अ गुड डे. Thank you, sir. Thank you, sir.